अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सर्जरी का प्रोसेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो शुरू हो चुका है और अब जो रीसेंट अपडेट है उसके हिसाब से सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी हो गई है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की विकेटें गिर गई हैं और रीज़न ये बताया जा रहा है कि इन्होंने सिलेक्शन पे भी दबाव डाला और साथ साथ ये भी कि एज सीनियर मैनेजर वहाब रियाज जो है वो टीम का माहौल ठीक ना रख सके और शाहीन आफरीदी का एटीट्यूड अच्छा नहीं था पिछले टूर पे और उन्होंने बिहेव सही से नहीं किया, तो उनको गैर ज़रूरी सपोर्ट करना और इस पर कोई एक्शन ना लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। और ये जो तमाम जो प्रोसीजर पूरा चल रहा है सर्जरी का, इस पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। जी, सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया है। क्या लगता है आपको जो ये रीजंस दिए जा रहे हैं और क्या नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उसके हवाले से हमें बताइए। देखिए, बेसिक मेरा तो वही वन पॉइंट एजेंडा है और उसी पे मैं बात करूंगा कि जब तक आप वन मैन शो से इदारा चलाएंगे तो कोई भी आपका इदारा नहीं चलेगा। आपने देखिए, आपने मिसबाह हक का तजर्बा किया, शहरियार खान चेयरमैन थे और वन मैन शो उनको सारा कुछ दिया था, तो हमने कहा था कि ये नहीं चला सकेंगे, वो नहीं चला सके। उससे पहले इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदाता रहे हैं, तो पाकिस्तान का सारा ढांचा सफर करता रहा। फिर हफीज को अशरफ ने बना दिया, ऑल इन ऑल नहीं आपका सिस्टम चल सका। अभी वहाब रियाज को बना दिया गया था, तो रिजल्ट वही निकला है। तो इस पे मसला ये होता है कि डिसिप्लिन इशू क्यों होते हैं, प्लेयर पावर क्यों बनती है। जब तक हमें इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे बड़ा मुश्किल होगा आगे ना, क्योंकि जब देखें आप इनकम्पिटेंट लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को, अनप्रोफेशनल लोगों को बगैर किसी विजन के, बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एजुकेशन के आप उनको सारा मेरिट बाईपास करके बड़े ओहदों पर बिठाएंगे, तो प्लेयर्स को प्लेयर पावर बनेगी, उनको पता चलेगा कि ये वीक आदमी है और हम जो मर्जी अपनी मर्जी के फैसले करते रहे। उसके बाद होता है कि अगर आप कोई मेरिट पर कोई स्ट्रांग आदमी वहां पर बिठाएं जो एक जेन्युइन मेरिट पे आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरिट पर इंटरव्यू करे, ये क्वालिफिकेशन हमने इस क्वालिफिकेशन पे इस बंदे को रखा, तो फिर प्लेयर पावर नहीं बनती। उनको पता होता है कि ये स्ट्रांग आदमी है, ये किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, किसी सियासतदान या पॉलिटिशियन की लॉबी बनकर नहीं आया हुआ, ये किसी एंगलिंग से नहीं आया या सिस्टम बाईपास करके नहीं आया, बल्कि मेरिट से आया, तो वो फिर प्लेयर पावर वीक होती है। उसमें दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अथॉरिटी कायम करनी चाहिए। आपने देखा अभी ये लेजेंड लीग वहां पर हो रही है और इसमें आपने एक टीम बनाकर भेजी और वही प्लेयर्स आज जब वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाला है तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि इनको किस वजह से निकाला है। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने हाथ में रखनी चाहिए। प्लेयर पावर बनाने की इजाजत नहीं इनको देनी चाहिए और किसी आदमी का होल्ड पाकिस्तान क्रिकेट पर नहीं होने देना चाहिए। जब किसी का होल्ड हो जाएगा, किसी लॉबी का, किसी ग्रुप का, किसी पर्सनैलिटी का, तो फिर आपकी पूरी की पूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप साथ ही रहिएगा। जो ट्वीट वहाब रियाज का रिएक्शन आया है इस सारी चीज पे, वो मैं नाजरीन को स्क्रीन पर भी दिखाना चाहूंगा और उनका ये कहना है, डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट्स बीइंग डिस्कस्ड अबाउट एडिंग प्रेशर टू द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। हाउ कैन वन वोट डोमिनेट 6? Everything is documented on record. I will be issuing my statement this evening. इस पर ये जो ट्वीट है इस पर बात करने के लिए और फर्दर क्या अपडेट्स हो सकती हैं, इस पर हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, उनका ये बड़ा सिंपल सा एक मैसेज है। उनका कहना है कि ये एडिंग प्रेशर, ये दबाव डालने वाली बात बिल्कुल गलत है और एक वोट 6 पे कैसे भारी हो सकता है और वो अपना शाम तक कोई स्टेटमेंट भी देंगे। तो क्या ब्रेकिंग है आपके पास? देखिए, वहाब रियाज को एक फोन गया और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बिलाल अफजाल का फोन गया, जो इस वक्त बिल्कुल राइट हैंड बने हुए चेयरमैन मोहसिन नकवी के, और उन्होंने ये फोन करके कहा कि आप शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लें तो हम सब बच जाएंगे और आप जब शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे तो आप फिर इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और ये उन्होंने कहा, जब वहाब रियाज ने कहा कि एक आदमी, और ये वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड आंसर है कि एक आदमी कैसे सिलेक्शन की जिम्मेदारी और शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ले, जबकि सिलेक्शन कमेटी में 7 लोग होते हैं, 5 लोग जो कप्तान और कोच के अलावा, उनकी भी तो बराबर की जिम्मेदारी बनती है। और बिलाल अफजाल ही थे जिन्होंने एतराज उठाया था कि 25 मई को जब टीम अनाउंस होने वाली थी, स्क्वाड अनाउंस होने वाला था, तो उनसे नहीं मुशावरत की गई। राइट था उनका, इसलिए कि वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनसे पूछना जरूरी था। यकीनन सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज से गलतियां हुई होंगी, लेकिन एक ही आदमी को या 2 आदमियों को स्केप गोट बनाना
दुरुस्त नहीं है। अगर सिलेक्शन कमेटी जाती है पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी सिलेक्शन कमेटी को हटा देना शायद भाई ये तो बात आप एडवाइजर अगर बनाना चाहते हैं बिलाल अफजाल को तो उनको एडवाइजर बना लें। उनकी क्रिकेट की नॉलेज है, उनको क्रिकेट की समझ है तो ठीक है, उनको एडवाइजर बना लें, लेकिन 1 या 2 सिलेक्टर को हटाने से ये जिम्मेदारी 2 लोगों के ऊपर नहीं आती। पॉइंट टेकिंग शाहिद साहब, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आज के राइट हैंड ने पिछले राइट हैंड को कॉल करके ये बात की ना, ब्लू आइड बॉय तो थे ना वहाब रियाज, कंट्रोल उनके हाथ में था, सीनियर मैनेजर की पोस्ट उनकी वजह से क्रिएट की गई। अनऑफिशियल तरीके से अगर बात की जाए तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही थे, तो पावर्स जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी साथ में आएगी। ये आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, सबका अपना ओपिनियन है कि उनके ज्यादा पावर थे, लेकिन चेयरमैन ने कहा था कि सबके पावर बराबर हैं, कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है। और जब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है तो 7 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं वहाब रियाज का कोई दिफा नहीं कर रहा, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी ने साइन किए थे, 5 लोगों ने साइन किए थे कि बाबर आजम कप्तान होंगे, उन्हीं को कप्तान बनाना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। 15 का स्क्वाड शामिल हुआ था, उसके मिनट्स होंगे, उसकी मीटिंग होगी, सबका इत्तेफाक था। और अगर पाकिस्तान की टीम यूएसए और इंडिया को हरा लेती तो क्या सारी जिम्मेदारी फिर भी सिलेक्शन कमेटी पर डाली जाती? क्या ये कहा जाता कि सिलेक्शन सही नहीं हुआ? अगर दोनों मैच जीत जाते पाकिस्तान तो वाह हो रही होती इस वक्त। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और ये जो ट्वीट आई थी उसके हवाले से बात कर रहे थे। रऊफ, योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं तो इससे पूरी सिलेक्शन पैनल से ही एग्री नहीं थे, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। जब आपका विजनरी पैनल वहां पर होगा जिसको 25-30 साल की आपको आपके हालात पर ग्रिप होगी, तो वो एग्जैक्टली जानते होंगे कि कौन सा आदमी डेवलपमेंट कर सकता है, किसके पास एजुकेशन है, कौन विजनरी आदमी और कौन पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जा सकता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड चलता है। मगर आपने ये जो एक टोला बनाकर बिठा दिया था सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पर, मुझे बताएं आप, मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान इस चीज का विटनेस है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड कप पर जाने से पहले, तो वो लग रहा था कि एक स्टेज ड्रामा लगा हुआ वहां पर। आपके मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट वहां पर बैठे हुए थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहां पर थे, उन्होंने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए थे। उन्होंने प्लेयर्स की फिटनेस पे बात की थी, उन्होंने प्लेयर्स की जो फॉर्म थी उसके हवाले से बात की थी, उन्होंने जो प्लेयर्स की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास किया था उस पर बात की थी, जो उनकी करंट फॉर्म थी उस पर बात की थी। मगर किसी एक सिलेक्टर ने भी कोई सीरियस जवाब नहीं दिया और सब उनका मजाक उड़ाया गया, उनके मज़ाक़ खेज किस्म के उनको जवाब दिए गए और इस तरह लग रहा था जिस तरह स्टेज ड्रामा चल रहा है। तो जब आपकी सीरियसनेस का जो आपका एक्सट्रीमली थिंक टैंक होगा जो वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम सेलेक्ट कर रहा था, उनकी ये हालात होंगे, उनकी ये एजुकेशन होगी, उनकी ये अपब्रिंगिंग होगी और उनका ये एटीट्यूड होगा, तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ चल रहा है, जो सर्जरी की बात की थी, विकेटें तो गिरती जा रही हैं, तो आपको लगता है आपके ख्याल में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी? देखिए, तब्दीलियां आप जो भी कर लें, आप दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड उठा लें, उनका मैनिफेस्टो देख ले या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले या उनका रोड मैप देख ले, वो 2 चीजों पे बेस करता है। नंबर 1 स्पोर्ट्स एजुकेशन और नंबर 2 आपका जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है। मसलन मैं आपको मिसाल लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, कि वहां पर जो 70% प्लेयर्स आते हैं वो उनके 2 स्टेट्स हैं, जो न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया, वहां से आते हैं। और क्योंकि वहां पर 60% जो ऑस्ट्रेलियन आबादी है वो वहां पर बेस करती है, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जो अब वो अपना रोड मैप बनाते हैं तो उनका मेन जो फोकस पॉइंट उन 2 शहरों पे होता है, क्योंकि 70% क्रिकेटर्स वहां से आते हैं। साउथ अफ्रीका में 41 स्कूल है जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, वहां से उनको 80% उनके टेस्ट क्रिकेटर्स वहां पे मिलते हैं और वो उन पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसमें 99.9% जो प्लेयर्स हैं वो क्लब क्रिकेट से आते हैं और सबसे लीस्ट जो बॉदर किया जाता है और जिसपे 1 रुपया भी नहीं दिया जाता वो क्लब क्रिकेट है, और जिसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता, जो आपकी नेचुरल नर्सरी है। उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, यहाँ से एक सिक्योरिटी कमेटी भेजता है, डर्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते हैं उसमें, स्क्रूटनी अपने वोट लेने के लिए स्क्रूटनी कमेटी भेजता है। हम 20-30 साल से क्लब चला रहे होते हैं और उसको डिसफंक्शन करके आ जाते हैं, राइट ऑफ वोट उसे वापस ले लेते हैं और उससे पूरे के शहर के बच्चे और पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे उससे सफर करते हैं। तो जब आपकी सीरियसनेस का ये हवाला हो उस नर्सरी से जहाँ से आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही हो, तो फिर आप किस तरीके से रोड मैप बना सकते हैं और अपने सिस्टम अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने फॉर्मर क्रिकेटर्स को दावत दी थी, मधु किया था और बड़े उनमें उन्होंने अपने सजेशंस दिए थे, आप भी वहां मौजूद थे, तो क्या बातें हुई? क्या आपने अपनी ये सजेशन दी और बाकियों ने क्या मशवरे दिए?
देखिए, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट यही सजेशन दी है। मैंने कहा कि आपकी बेसिक नर्सरी आपका क्लब क्रिकेट, और इसी पे बात की थी मैंने। मगर जो दूसरे थे उन्होंने जो सजेशन दी, अब देखिए उन्होंने हमें दिया था, जब एजेंडा था उस मीटिंग का, वो डिस्कशन थी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, नया जो रोड मैप दिया डोमेस्टिक क्रिकेट का, और डोमेस्टिक क्रिकेट का उन्होंने प्लान बना दिया था, उसके शेड्यूल भी, उसके डेट्स, हर चीज अनाउंस कर दी थी, और उस पर उन्होंने कहा था कि अपना इनपुट डालें। उसमें 3-4 आपके प्लेयर्स थे, जिस तरह सलमान बट ने वहां पे कहा था कि जो आपका पेटेंगुलर आप पहले किस तरह करवा रहे हैं, शुरू में जबकि पेटेंगुलर आखिर पे होता है जी बिल्कुल। इसी तरह सिकंदर बख्त ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो अंडर 19 है उसको बहुत शिकनी की जाए T20 क्रिकेट की, और फिर बाकी प्लेयर्स ने कहा था कि 4-डे क्रिकेट इस तरह होनी चाहिए। मगर जो मैंने देखा, जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी शामिल थी। जो एक तजवीज पेटेंगुलर की थी, वो इसलिए काबिल अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ने इसलिए बेहतर किया था क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आगे आ रही है जी बिल्कुल ऐसे ही। पूल से अगर आप 10-15 लड़कों का एक ग्रुप पहले ही निकाल लेंगे 6 महीने पहले, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे उनको एडजस्ट करना कि जो आपके अच्छा लोग मुझे ये बताइएगा कि ये तो हम बातें कर रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, उसमें आपको अपना डोमेस्टिक सेटअप को स्ट्रांग करना है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये होना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या आपको अपनी यहाँ ये सीरियसनेस नहीं दिखानी कि वर्ल्ड कप का जो ये डिबैकल हुआ है उसके बाद हम बहुत सीरियस हैं, तो कप्तान की तब्दीली के हवाले से कोई बात हुई, कुछ पता चल रहा है कि वो चेंज कर रहे हैं, या 4 वर्ल्ड कप 2 एशिया कप के बावजूद हम कंटिन्यू ही करेंगे बाबर आजम को? देखिए, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप देखें कि शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया, और उसके 22 टेस्ट मैचेस में उसका फेलियर है। एक 50 रन वो स्कोर कर सके हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो व्हाइट वॉश होकर आए थे, तो उनको फिर इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बगैर परफॉर्मेंस के, जब आपकी 25 या 26 रन की एवरेज है, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। फिर अभी आज शाहीन अफरीदी का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट पे चाह रहा था कि उनका भी कोई एटीट्यूड का कोई इशू आ रहा है, फिर वो 3 फॉर्मेट के लिए फिट भी नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने एक्शन चेंज किया था, आप उनको इस तरह नहीं लेकर जा सकते। फिर न्यूजीलैंड में आपने उनका एक्सपीरियंस किया था, वो 4-1 से वो सीरीज हार गया। फिर लॉर्ड कलंदर ने PSL में जो कुछ किया है, वो भी आपकी कारकर्दगी आपके सामने है। तो इसमें जो करंट क्रिकेट बोर्ड है या मोहसिन नकवी की पार्टी है, उनका इतना ज्यादा उनको ब्लेम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, आपने शाहीन का तो बता दिया, बता दिया, रिजवान ऑप्शन नहीं है। और शान की भी आप बात करें तो कभी कभार आप देखिए, आपने परफॉर्मर को कप्तान बनाया, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हुई, और वो लर्निंग ऑन द जॉब तो बिल्कुल जीरो रही ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बेटर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। शान, रिजवान, ये ऑप्शंस में नहीं आ रहे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इनमें से किसी को भी कैप्टन बनाना चाहिए। आपको यंग प्लेयर्स पर जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब हंसी क्रोनिया वगैरह का इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने उसके बाद एक बड़ा ग्रीम स्मिथ जो कि 17 या 18 ईयर्स के थे, उनको उन्होंने कैप्टन बना दिया था। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी, जो कि तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और ये जो लोग खेल रहे थे, युवराज सिंह वगैरह, उनकी मौजूदगी में यंग महेंद्र सिंह धोनी, जो जिसके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, एजुकेशन थी, तो उनको उन्होंने कैप्टन बना दिया और वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन साबित हुए। तो अगर आपने जाना है तो मैं इन लोगों पे तो नहीं जाऊंगा किसी सूरत भी। आपको अपना एक यंग बच्चा डेवलप करना पड़ेगा, चाहे किसी को भी कर लें। साउथ शकील में भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, तो फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी का बाबर के हवाले से, और ये जो दोनों हमने बात की हैं जो गिरी हैं, उस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं पहले। को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सबने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाते सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। मेरे ख्याल में बाबर को अगर रखना है, मेरे ख्याल में काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए हैं। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे, और जो भी लेके आ रहे हैं उनको पूरा ट्राई भी पता चले कि सर्जरी सिलेक्शन कमेटी हुआ है कि अब्दुल रजाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है। तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों हुई? जी, आखिरी वाली बात पे तो बहुत बात हो गई, और ऑब्वियसली हम सब एग्री करते हैं कि 2 लोगों से तो सर्जरी नहीं होती, ऑब्वियसली सारे जिम्मेदार हैं। लेकिन जो पहले बात की है वो शाहिद अफरीदी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना वक्त देने के बाद, और फिर वही हम डेली मैच हार रहे हैं, कमज़ोर टीमों से भी हार रहे हैं, वही 10-15 रन शॉट, वही मैच डीप लेके जाना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ना, कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो वी हैव टू मूव ऑन टू अ बेटर ऑप्शन। रहू, आपको आवाज आ रही है?
جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اگر اصل میں پرابلم یہ ہے کہ رضوان کے علاوہ اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی تیار کیا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ اسٹرانگ کرکٹ بورڈ ہوتا ہے اور اس کا لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے اور پلاننگ ہوتی ہے، تو انہوں نے ڈومیسٹک میں اور جو آپ کی اے ٹیم کے ٹورز ہوتے ہیں انڈر 19 سے انہوں نے کئی کیپٹن ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ رکھ کر تیار کرتے ہیں. مگر ہمارا کوئی ایسا کوئی نہ تو تھنک ٹینک اور نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کا ویژن اور اسٹریٹجی بنائی ہے ہم نے پاسٹ میں کہ ہمارے پاس کوئی اس کی ریپلیسمنٹ پہ تیار ہو. تو مجبوراً ہمیں پھر بار بار ایک ایسے بندے کو دوبارہ کیپٹنسی دینی پڑتی ہے جو کہ نہ تو اس نے گروم کیا، نہ اس نے ڈیولپ کیا، نہ اس نے کچھ سیکھا ہے، اور نہ ہی وہ آگے کچھ چیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے. اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں، جو آپ کا کیپٹن ہوتا ہے وہ آپ کے چیئرمین سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا پورا جو کرکٹ اسٹرکچر ہے، پورا ڈھانچہ اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس اوپر سے لے کر نیچے کلب تک بچوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. وہ ایک اپنا مینیفیسٹو دیتا ہے، ایک روڈ میپ دیتا ہے، ایک اسٹرکچر دیتا ہے، جس طرح باقی دنیا کے کیپٹنز نے دیا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک بہت ہی ویژنری اور قابل اور ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی نیچے سے لانے پڑیں گے. بہت شکریہ رؤف، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فٹ بالر عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے اور اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے. یہ جو سرجری کا پروسیس چل رہا ہے اور پاکستان کی کرکٹ کو آگے لے جانے کے لیے جو امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. پروگرام میں ابھی بہت کچھ ہے، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین، عبدالرؤف ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کرکٹ کے ایشوز اور سرجری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس وقت سابق فرسٹ کلاس کرکٹر محمد ہارون جو کہ ڈینمارک اور آسٹریا کے کوچ رہ چکے ہیں اور اس وقت گلف میں کوچنگ کر رہے ہیں، وہ انگلش بورڈ کے لیول 4 کوچنگ کورس کرنے والے بر صغیر کے پہلے کھلاڑی ہیں، ایسے پہلے کوچ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے ہارون آپ سے پوچھوں تو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پی سی بی کو مینلی چاہیے کہ وہ جتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انکریج کرے، ان کو فنکشنل کرے. مثلا ڈپارٹمنٹل کرکٹ اب بہت اچھی بات ہے کہ دوبارہ سٹارٹ ہوگی، ابھی وہ اسٹرینتھ پکڑے گی. اور ایک آپ کا سٹیک ہولڈر ہو گیا ڈپارٹمنٹس، ایک آپ کا سٹیک ہولڈر ایسوسیشنز ہوگی جہاں پہ الیکٹڈ لوگ آئیں گے. اس میں آپ کانسٹیٹیوشن میں ریویو کریں، اگر کوئی چیز ان کی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، فنکشنل نہیں ہے ان کو ہونے دیتی اچھی طریقے سے، تو آپ بینگ اے ہیڈ آف کرکٹ آپ اس کو ان کے کانسٹیٹیوشن میں چینجز لے کے آئیں. اس کے بعد تیسرا ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر آپ کا ہے آج کل پی ایس ایل ہے، یا آپ کی جو فرینچائز کرکٹ ہے. میرے خیال میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ڈیفیکلٹ کویشچن ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان کرکٹ میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں؟ بڑی ایک متھ ہے پاکستان میں کہ ٹیلنٹ، جب پاکستانی ٹیم اچھا کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، جب ٹیم اچھا نہیں کرتی تو کہتے ہیں ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. اور یہ دونوں جو باتیں ہیں ایک طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ٹیلنٹ کا اس میں کچھ لینا دینا ہے. ٹیلنٹ تو ایک خاص ملک میں ایک خاص دور کے لیے تو نہیں ہوتا. ٹیلنٹ تو آتا ہے اور آپ اس کو ٹیپ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو گروم کیسے کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو نرچر کرتے ہیں. وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اگر سسٹم روبسٹ نہیں ہے، ماڈرنائز نہیں ہے، تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ٹیلنٹ نہیں ہے. ابھی بھی جو پاکستان میں لڑکے آپ دیکھ لیں، پچھلے جو اچھے پلیئر تھے ہمارے، وہ سسٹم لے کے نہیں آتا، وہ سیلف کوچ ہوتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کلب کا آدمی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسوسیشن کا آدمی ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں. پی سی بی کے وہ جو کوچنگ سٹاف سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں نکلتے لوگ. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. پاکستان کے جو ہیڈ کوچز ہیں وہ زبردست قسم کے بالر رہ چکے ہیں، ریورس سوئنگ کرنے والے، لیکن کبھی کوئی آپ نے دیکھا کوئی ریورس سوئنگ والا بالر پاکستانی ٹیم میں تو نہیں آیا کوئی بھی. اس کے بعد اسپنرز بڑے اچھے آئے، لیکن پاکستان نے ایک اسپنر بھی پیدا نہیں کوئی اچھا کیا. ابھی جو کرنٹ آپ کی ٹیم میں جس کو آپ اسپنر بولتے ہیں، کسی کا ایک کا بال اسپن بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کو اسپنر بول رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی کامن سی چیزیں ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. اور چیزیں اگر خراب ہو رہی ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اوپنلی اور آنیسٹی سے کریں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آنیسٹی ہے، تو سارا کچھ ٹھیک ہو.
ٹھیک ہے ہارون صاحب، بہت بہت شکریہ، اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے پاکستان میں ٹیلنٹ کے حوالے سے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو بتائیں کہ اسپین نے فرانس کو ہرا کر یورو کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آج سیکنڈ سیمی فائنل ہے بٹوین نیدرلینڈ اینڈ انگلینڈ، تو جو کہ بہت ہی ایکسائٹنگ مقابلہ ہوگا اور اس پر کل ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔